सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में नई नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं तो 2025 में कुछ अपकमिंग आईपीओज आने वाले हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको उन आईपीओज के बारे में एक डिटेल कंपैरिजन और एक एनालिसिस दूंगा, जिससे आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा आईपीओ अवॉइड करना चाहिए, कौन से आईपीओ में आपको अच्छा लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं एंड कौन से आईपीओ में आपको रिस्क फैक्टर्स कम लगते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये 5 आईपीओस हैं, जैसे कि टाटा कैपिटल, ज़ेप्टो, ओयो, एथर एनर्जी एंड एनएसडीएल। ये हमारे 5 आईपीओस हैं जिसका आज हम एक कंपैरिजन करेंगे और इसको हम 5 फैक्टर्स के ऊपर कंपेयर करेंगे, जैसे कि कंपनी की स्ट्रेंथ, इंडस्ट्री ग्रोथ, रिस्क फैक्टर, प्रॉफिटेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स, राइट? तो चलिए बात करते हैं हम टाटा कैपिटल के आईपीओ के बारे में। देखिए, टाटा ग्रुप का ये पावरफुल आईपीओ मार्केट के अंदर आ रहा है। अगर हम बात करें टाटा कैपिटल के बारे में, तो ये एक एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो लोगों को इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड लोन्स प्रोवाइड करती है। ये 2007 में एस्टेब्लिश हुई थी और आज 100 प्लस सिटीज में 2 करोड़ प्लस लोगों को अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अगर हम बात करें इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अगर देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 15,000 करोड़ प्लस का रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी का स्टेबल है। एंड नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, 4,000 करोड़ प्लस, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 20% के ऊपर है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 19% का है, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम बात करें रिटेल लोन्स और एमएसएमई फाइनेंस सेगमेंट में ग्रोथ हाई है। अगर इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन का इम्पैक्ट थोड़ा हो सकता है। एंड एनबीएफसी सेक्टर में रेगुलेटरी रिस्क तो हमेशा रहते ही हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड आईपीओ गेन कितना हो सकता है। देखिए, एनालिस्ट्स के हिसाब से 30 से 40% के बीच में एक्सपेक्टेड गेन रह सकता है। एंड बात करें हम इसकी, तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन हमारे लिए आईपीओ बन सकता है। तो हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने सेकंड आईपीओ ज़ेप्टो के बारे में। देखिए, 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी की वजह से ये स्टार्टअप सुपर पॉपुलर हो गया और इस टाइम पे इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट जैसे ब्रांड को टक्कर दे रहा है। और सिर्फ 3 ही सालों में ये कंपनी 100 प्लस सिटीज तक पहुंच गई। बात करें इसके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2,000 करोड़ प्लस का रेवेन्यू है, पर अभी लॉस मेकिंग चल रही है। अगर हम जीएमबी की बात करें तो 150% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुई है। ऑपरेटिंग लॉसेस कम हुए हैं, पर अभी तक ब्रेक इवन पे है। अगर हम बात करें इसके रिस्क फैक्टर्स की, तो हाई कैश बर्न बिजनेस मॉडल है, यानी अभी लॉस में चल रहा है। कंपटीशन ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, बिग बास्केट से टफ है। यूनिट इकोनॉमिक्स सस्टेन करना सबसे बड़ा चैलेंज इनके लिए है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें इसमें कितना एक्सपेक्टेड गेन मिल सकता है। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की, तो 15 से 20% का गेन हमें मिल सकता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ थोड़ी अनसर्टेन है, बट एग्रेसिव इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसको प्रेफर कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अपने तीसरे आईपीओ के बारे में। देखिए गाइस, फाइनली ओयो का आईपीओ ना आ रहा है। और जैसा कि आपको पता है, हमारे इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटैलिटी चेन है, जैसे कि होटल स्टेज, रेंटल एंड ग्लोबल प्रेजेंस काफी अच्छा है। 80 प्लस कंट्रीज में तो 1.5 लाख प्लस से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है ओयो। एंड अगर हम बात करें इसके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में रेवेन्यू 5700 करोड़ तक पहुंच गया। एंड नेट लॉस फाइनेंशियल ईयर 2020 के 1300 करोड़ से घटाकर फाइनेंशियल ईयर 2023 में 200 करोड़ पर आ गया है। कॉस्ट कटिंग और प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस कर रही है, यानी कि कंपनी। अगर बात करें रिस्क फैक्टर्स की, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री साइक्लिक होती है, कोविड जैसे शॉक्स का इम्पैक्ट पड़ता है। डेट अभी भी 2000 करोड़ प्लस के आसपास है। ऑक्यूपेंसी रेट और प्राइसिंग पावर्स काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर बात करें एक्सपेक्टेड आईपीओ गेन के बारे में, तो 10 से 15% का एक्सपेक्टेड गेन मिल सकता है। एंड लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करेगी कंपनी। अगर आप ईवी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एथर एनर्जी का आईपीओ आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। इसमें डायरेक्ट कंपटीशन है ओला और बजाज से, जो कि मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड हीरो मोटोकॉर्प का भी इन्वेस्टमेंट है, तो आर&डी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। एंड बात करें, 50 प्लस सिटीज में प्रेजेंस है और 1 लाख तक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बिक चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आप एक ईवी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये आईपीओ आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में, तो 2023 में सेल 1800 प्लस करोड़ तक पहुंच गई। नेट लॉस
300 करोड़ तक कम हुआ है, EBITDA मार्जिन इंप्रूवमेंट दिख रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी के करीब है कंपनी। अगर रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ पे डिपेंड करता है, अगर पॉलिसी चेंज हुई तो इम्पैक्ट होगा। ओला, बजाज, टीवीएस जैसे कॉम्पिटिटर्स भी एग्रेसिव हैं। तो अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड गेन की तो 20 से 25% तक एक्सपेक्टेड गेन हो सकता है एंड लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ये है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। करते हैं अपने लास्ट आईपीओ एनएसडीएल के बारे में। देखिए ये कंपनी 1996 में एस्टेब्लिश हुई और अगर हम बात करें इसके बिजनेस मॉडल की तो ये एक डिपॉजिटरी है जो अपने इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के जो डीमेट अकाउंट्स होते हैं हमारे उसको मैनेज करना, राइट? अगर हम बात करें कि कहने का मतलब हमारे जो शेयर्स होते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रॉपर सेफेस्ट तरीके से मैनेज करना, वो इस डिपॉजिटरी का काम होता है, ठीक है? अगर हम कंपटीटर की बात करें तो सीडीएसएल इसका कंपटीटर है। हम बात करें इसके ग्रोथ पोटेंशियल की तो जैसे कि आपको पता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स की डिमांड मार्केट के अंदर काफ़ी बढ़ रही है। पहले से लेके अब तक कितने डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए हैं, तो आगे भी ऐसे और रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं जो मार्केट के अंदर आएँगे एंड डीमैट अकाउंट और ओपन होंगे। तो इस वजह से ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा इसका है। तो अगर हाँ, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस आईपीओ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो गाइस ये थे कुछ आईपीओस हमारे पास जिसका एनालिसिस हमने किया। तो अगर आप भी सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आप टाटा कैपिटल और एनएसडीएल को प्रेफर कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपको हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पसंद है तो आप ज़ेप्टो और ओयो के साथ भी जा सकते हो। एंड लॉन्ग टर्म के लिए ईवी का इम्पैक्ट आपको पता है काफ़ी अच्छा आगे ग्रोथ हमें दिख सकती है। तो अगर आप ईवी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एथर एनर्जी एक सॉलिड पिक है। क्योंकि आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस को कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए वैसे कई बार काफ़ी मुश्किल हो जाता है अपने अलॉटमेंट को बढ़ाना, बट अगर आप रिटेल और एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, राइट? और अगर आप डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर रहे हैं तो अलग-अलग डीमैट अकाउंट से अप्लाई करें, है ना? और अपने फैमिली मेंबर्स का अलग-अलग पैन यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है? बट अकाउंट नंबर सेम ना हो ये अवॉइड करना और आप कट ऑफ प्राइस पे बिड करें ताकि आपके चांसेस थोड़े और ज़्यादा बढ़ जाएँ। एंड एक और मेन पॉइंट ये है कि जब आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो कई लोग लास्ट मिनट्स में अप्लाई करने जाते हैं। तो आप उस लास्ट मिनट्स को अवॉइड करके थोड़ा जल्दी अप्लाई करने की कोशिश करें, राइट? तो आपके आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएँगे एंड हो सकता है आपको एक अच्छा आईपीओ मिल जाए जिसमें आप इन्वेस्ट कर पाएँ। तो फ्रेंड्स ये कुछ आईपीओस है जिसको हमने एनालिसिस किया एंड थोड़ा-सा कंपेयर करके देखा कि हाँ, हम किसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें एंड अपने ही रिसर्च पे करें क्योंकि ये हमारी कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी रिसर्च ज़रूर करें और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करना वीडियो को और ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।